हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन, चाहे हम किंडरगार्टन की बात करें या क्लास 12 तक की, या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज की। एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आपको करनी है बहुत सारी मेहनत। हर सब्जेक्ट के वीडियोज, हर पर्टिकुलर चैप्टर के यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो प्रैक्टिस पेपर्स हो, सैम्पल पेपर्स हो, एवरीथिंग इज हियर। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड मेक श्योर कि यू विल जस्ट हैव दोज फ्लाइंग कलर्स जब आपके रिजल्ट्स आएंगे, right? So now I'm going to start with class 10th English Magnet Brain sample paper solution for board exams. This is paper 6. So we are going to do 10 question papers and sample papers जो कि solved रहेंगे, and these are on the same lines जो कि CBSE की lines पे बने हुए हैं। अभी recently launch किया था ना CBSE ने जो पेपर, उसी lines पे, ठीक है। तो अब हम start करने वाले हैं इस पेपर को। Already 5 papers में release कर चुकी हूँ, तो मस्त practice करो। इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि बोर्ड एग्जाम का डर जो है वो हो जाएगा छू मंतर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस मिलेंगे, मतलब आपकी जो बुक है उसका एक एक सोल्यूशन आपको मिलेगा। चांदनी मैम ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। देन यू हैव गॉट सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर ऑलरेडी डन। सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विथ द जनरल इंस्ट्रक्शंस। 3 hours टाइम मिलेगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा। 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे जस्ट टू गो थ्रू योर पेपर, एंड देन यू हैव गॉट 3 सेक्शन। सेक्शन ए इज रीडिंग, सेक्शन बी इज क्रिएटिव राइटिंग एंड ग्रामर, एंड सेक्शन सी इज लिटरेचर। Then you have to attempt all the questions. Questions में internally instructions दिए हुए, like let's say reading passage में you will get 12 questions, out of which you have to do 10 questions. Similarly, you have internal instructions for grammar part, creative writing and literature. Now I'm going to start with section A, which is reading skills. तो पहला पैसेज है हमारा रिमेंबर। इसमें मैंने ना ब्रैकेट्स में कुछ लिखा हुआ है, सो दैट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द वर्ड, सो दैट यू अंडरस्टैंड। अब वहां पे तो आपके पास ये मीनिंग्स होंगे नहीं, सो इफ इन केस देयर इज अ डिफिकल्ट वर्ड, आपको सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा। हाउ वुड यू डू दैट? आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। ऑल्सो कोई डिफिकल्ट वर्ड आएगा पैसेज में, उसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, क्योंकि बाद में क्या होता है सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछते हैं या उस वर्ड के आसपास का कोई क्वेश्चन करते हैं, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लाइक गो एंड फेच कि वो वर्ड कहाँ पे था। क्लियर विद दैट? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट इन साउथ एशिया इज अ कार्निवलिस्क फेस्टिव गेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्निवलिस्क? समथिंग, जैसे पिक्चरिस्टिक होता है वैसे कार्निवलिस्टिक होता है। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज लाइक अ फेस्टिवल, विच इज लाइक अ कार्निवल। सो क्रिकेट जो है पूरे साउथ एशिया में इट इज लाइक अ फेस्टिवल। इट कैरीज नॉट merely the baggage of competition and achievement, but is also a participatory cultural event that evokes images of religious festivals, convivial social gatherings, पिकनिक्स एंड थिएटर्स। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट कैरीज नॉट merely द बैगेज ऑफ कॉम्पिटिशन एंड अचीवमेंट, मतलब इसमें जो है सिर्फ कॉम्पिटिशन जो दो टीम्स के बीच में होता है वो नहीं है, सिर्फ जीतने का जो अचीवमेंट होता है सिर्फ वो नहीं है, बट इज ऑल्सो अ पार्टिसिपेटरी कल्चरल इवेंट। ये अपने आप में ना एक महोत्सव बन गया है, एक कल्चरल इवेंट बन गया है दैट इवोक्स इमेजेस ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स। जैसे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे दिवाली बन जाती है। सो अभी रिसेंट जो मैच हुआ क्रिकेट का, उसमें द वे कोहली हैज प्लेड इट वाज नथिंग लेस देन अ रिलीजियस फेस्टिवल। कॉन्विवियल सोशल गैदरिंग्स, ये जो कॉन्विवियल है मतलब होता है फ्रेंडली, बहुत ही ज्यादा वार्म। सो सोशल गैदरिंग्स, पिकनिक्स एंड थिएटर। तो जैसा मजा वहां आता है ना क्रिकेट में, वैसा मजा आता है। इट इज नाउ ग्रेजुअली बिकमिंग अ सब्स्टिट्यूट फॉर वॉर, अ मीन्स ऑफ रिडीमिंग सेल्फ एस्टीम एंड एक्सप्रेसिंग xenophobia, dislike और like again I'll explain you the meaning, but हम पहले इधर तक समझते हैं। इसमें ना जब कोई पैराग्राफ आपको लगे यार ये तो थोड़ा टफ लग रहा है, छोटा छोटा पार्ट पढ़ो उसका, छोटा छोटा सेंटेंस पढ़ो। इट इज नाउ ग्रेजुअली बिकमिंग अ सब्स्टिट्यूट फॉर वॉर। इसका मतलब क्या है? लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, काहे को आपको निकालना है, बंदूकें निकालोगे, आप बस मैच जीत जाओ। इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू विनिंग अ वॉर।
अ मीन्स ऑफ रिडीमिंग सेल्फ एस्टीम, अपनी जो इज्जत होती है उसको रिडीम करने का भी एक तरीका बन गया। सेल्फ एस्टीम मतलब आपकी इज्जत। एंड एक्सप्रेसिंग जीनोफोबिया, अब व्हाट इज जीनोफोबिया? जीनोफोबिया का मतलब क्या होता है? डिसलाइक ऑफ और प्रेजुडिस अगेंस्ट सम पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरों की कंट्रीज के जो लोग होते हैं आपके अंदर जो उनके लिए पहले से कुछ कंसेप्शंस होते हैं, प्रेजुडिस होता है, आपके जो डिसलाइक होती है कुछ पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के लिए, उसको बोलते हैं जीनोफोबिया। तो आप जो है अपना जीनोफोबिया एक्सप्रेस कर देते हो, आप जीत गए, सामने वाला हार गया, आपके अंदर एक प्राइड आ गया, ठीक है। एंड अ डिपो ऑफ वियर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, डिपो का मतलब होता है स्टोर हाउस, मतलब एक तरीके से डिपो मतलब जहाँ पे सब कुछ आके मिक्स हो जाता है, सब कुछ आके आप स्टोर करके रखते हो, ठीक है। एंड डिपो ऑफ वियर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, उसके अलावा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज करने के लिए आपको कितना सारा स्टोर हाउस है, ये अपने आप में कारखाना है अपने आप में। नो कंट्री नाउ लूजेस अ गेम बिकॉज द अदर साइड इज बेटर, a country loses only because its cricketer and cricket administrators are under patriotic, corrupt, greedy और self-centered। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है कि कोई भी जो कंट्री है आज की डेट में वो गेम इसीलिए नहीं लूज करती है क्योंकि वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं या उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। एक कंट्री इसलिए गेम लूज कर जाती है क्योंकि उनके क्रिकेटर्स और जो क्रिकेट को चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो या तो बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक होके या करप्ट होके या ग्रीडी होके या सेल्फ सेंटर्ड होके जो है चीज़ों को जज कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली okay, so unfortunately for ultra nationalists and fortunately for the rest, cricket is one game in which the best training, organization and preparation do not yield corresponding results. So जो बहुत बड़े nationalists होते हैं, ठीक है, जिनके लिए सबसे important उनका राष्ट्र होता है, सो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए और फॉर्चुनेटली बाकी सब लोगों के लिए क्रिकेट एक ऐसा गेम बन चुका है जिसमें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और प्रिपरेशन से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आता। क्या बोल रहे हैं मतलब वो कि जरूरी नहीं आप बहुत ही अमेजिंगली प्रिपेयर्ड हो, आप बहुत बड़ी एकेडमी में हो, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो तो आपको उसके लिए रिजल्ट आएगा। इट इज अ सबवर्सिव game that rebels against the productivity principle on which is built the world of globalized capitalism। अब ये एक बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस है, डिफिकल्ट एज एन इट इज अ वेरी लाइक मैच्योर्ड सेंटेंस। इसका मतलब ये बोल रहे हैं इट इज अ सबवर्सिव। सबवर्सिव का मतलब क्या होता है? सीकिंग और इंटेंडेड टू सबवर्ट एन एस्टैब्लिश सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। सीकिंग और इंटेंडेड मतलब आप कोशिश कर रहे हो या आप चाह रहे हो टू सबवर्ट, नीचा दिखाना एन एस्टैब्लिश सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन, उसको आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज अ सबवर्सिव गेम, ये एक ऐसा गेम है जो सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दैट रिबेल्स अगेंस्ट द प्रोडक्टिव प्रिंसिपल ऑन विच इज बिल्ड द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइज्ड कैपिटलिज्म। और ये जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट है, रिबेल करता है किस चीज से? प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल से, जो कि आपको एक तरीके से ग्लोबलाइज्ड कैपिटलिज्म का बेस है। लक प्लेज अ मेजर रोल इन द फाइनल आउटकम ऑफ अ मैच और सीरीज। आप कितना भी अच्छे प्रिपेयर्ड हो लेकिन लक जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस मैच या सीरीज को जीतने के लिए। इन दिस रिस्पेक्ट क्रिकेट इज अनलाइक फुटबॉल, टेनिस और चेस। सो इस रिस्पेक्ट में क्रिकेट जो है फुटबॉल, टेनिस और चेस से बहुत अलग है। द ग्रांडियर ऑफ क्रिकेट एंड द क्लीशेड शो लाइक क्लीशे reference to its glorious uncertainties come from a cultivated ignorance of its inner contradiction in the game। अब यहाँ वो बोल रहे हैं the grandeur of cricket मतलब क्रिकेट की जो मतलब चकाचौंध है उसका वो इतना भव्य गेम माना जाता है। एंड द क्लीशेड, क्लीशेड का मतलब क्या होता है? शोइंग अ लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, मतलब आपको कुछ नयापन नहीं है उसमें। बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंटली रिपीटेड फ्रेजेस और ओपिनियंस, मतलब कुछ नयापन नहीं है, जो सब कर रहे हैं उसी को बस कंटिन्यूस किया हुआ है। एंड द क्लीशेड रेफरेंस टू इट्स ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, क्लीशे हो गया अब तो, हाँ मतलब यू नेवर नो लास्ट बॉल पे कौन सिक्स मारे, यू नेवर नो एक बैट्समैन जो है वो पहली बॉल पे आउट हो जाए और एक जो बॉलर है वो आपको जो है लास्ट मोमेंट पे जो है एक साथ 3 6 मारे। ओके तो ऐसी जो चीजें होती है इन ये बहुत क्लीशे हो गया, मतलब रिपीटेटिव हो चुका है ये चीज। So come from a cultivated ignorance on this of this inner contradiction in the game।
सो यहाँ पे जो है कल्टिवेटेड इग्नोरेंस है यहाँ पे ऑफ दिस इनर कॉन्ट्रडिक्शन. नाउ व्हाट इट इज सेइंग इज cricketers and their fans, to say nothing of the experts, have to learn to live with the unpredictability without getting overly judgmental or paranoid. अब वो ये बोल रहे हैं क्रिकेटर्स जो हैं और उनके जो इतने सारे जो फैंस हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए अंदर ही रहते हैं. उन्हें नहीं पता आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है. बेस्ट प्रिपरेशन के बाद भी पहली बॉल पे आप आउट हो सकते हो, तो आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं हो सकते, ना पैरानोमिक हो सकते हो. सॉरी, पैरानोइक मतलब आपके अंदर जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है. All games have some built-in uncertainties. हर गेम में कुछ uncertainties होती है, that's why उसको गेम कहा जाता है. Only cricket has turned the gracious acceptance of this into a measure of character. लेकिन क्रिकेट में हमने इस चीज़ को बहुत ही बड़ा कर दिया है. क्रिकेट में हमने इस uncertainty को एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बना दिया है, पैरामीटर बना दिया है, जिसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को भी हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं. Let us not forget that the 22 players involved are never on the field at the same time. अब क्रिकेट में टोटल जो है एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, टोटल होते हैं 22 प्लेयर्स फॉर 2 टीम्स, लेकिन ये सारे कभी भी एक साथ फील्ड पे नहीं होते हैं. Consequently, one team may play in full sunshine while the other may have to play under an overcast sky when the ball begins to swing. So यहाँ पे क्या होता है, दो बहुत अलग अलग चीज़ होती है. जैसे कि मान लो जब टॉस हुआ, इंडिया बांग्लादेश का मैच था, सो जब इंडिया ने स्टार्ट किया तो इट वाज वेरी सनी, लेकिन जब बांग्लादेश ने स्टार्ट किया तभी जो है बादल आ गए थे. अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, लेकिन जब ओवरकास्ट हो जाते हैं, जब मतलब बादल आ जाते हैं, तो बॉल स्विंग करने लग जाती है. One team may bat on a green top, the other on a wearing pitch. अब आपने जब स्टार्ट किया तो वो जो पिच है वो कैसी थी, एकदम अच्छी सी ग्रीन, बहुत कंफर्टेबल. लेकिन जब दूसरी टीम आई है तब तक वो पिच जो है वो खराब हो चुकी थी, मतलब वेयर आउट हो चुकी थी. You can never truly equalize the outer conditions for the two teams. आप जो outer conditions हैं दोनों ही टीम्स के लिए, कभी भी आप उसको इक्वलाइज नहीं कर सकते. So a cricketer not merely play against the opposition but also against its own fate. So जो क्रिकेटर है वो सिर्फ ऑपोजिट टीम्स के अगेंस्ट नहीं खेल रहा होता, वो अपनी किस्मत के भी अगेंस्ट खेल रहा होता है. That is one reason why it is typically Indian, or if you prefer South Asian game. और जो लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं किस्मत किस्मत किस्मत, वो तो बाय डिफॉल्ट इंडियंस होते हैं. सो यहाँ इसलिए कहा जा रहा है, इसीलिए ये एक टिपिकली इंडियन या हमें कहना चाहिए साउथ एशियन गेम है. Are we clear with the passage? अभी तक चलो. This is a cultural region that recognizes the role of destiny in human affairs. ये एक cultural region बन गया जो पूरा क्रिकेट है, जो कि रोल ऑफ डेस्टिनी ह्यूमन में, मतलब ह्यूमन अफेयर्स में जो हमारे साथ आसपास जो चीज़ें होती हैं उनमें फेट कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है. All cricketers are superstitious because of the nature of their job. सारे क्रिकेटर्स बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं. उनकी कुछ लोगों की पर्टिकुलर जर्सी होती है, कुछ लोगों का पर्टिकुलर जो बैट के पैड्स होते हैं. So they are very superstitious about it. Only South Asians are not embarrassed about it and have unshamedly built ritualized ways of dealing with destiny as a normal part of a cricketer's life. सिर्फ मतलब वैसे तो ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ है कि आप इतने सुपरस्टिशियस हो, लेकिन इंडियंस जो हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ से शेम्ड नहीं है. वो उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली डील कर लेते हैं एंड उन्होंने उसको अपनी लाइफ का एक बहुत ही नॉर्मल पार्ट बना लिया है, टू बी दिस सुपरस्टिशियस. If you want a game where the investment of money, hard training and ruthless professionalism will pay predictable results. अगर आप एक ऐसा गेम चाहते हो जहाँ पे जो आप पैसा डाल रहे हो, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आप चाहते हो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म हो और उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आए, मतलब आपको पता है क्या होने वाला है, और जो रिजल्ट्स होंगे मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को पैसे खिला दिया उसने आपको पास कर दिया. जो रिजल्ट होना चाहिए प्योरली बेस होना चाहिए स्किल पे और टैलेंट पे. तो क्रिकेट आपके लिए नहीं है. That is it. Okay? Are we clear with the passage? The passage was all about cricket and the way we have, उसका जो हमने आउटलुक क्रिएट किया है. अब हमारे पास 12 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ विच हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं. क्वेश्चंस बहुत आसान है. The meaning of the first sentence here is, अब जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो कहाँ पे है, यहाँ पे. ठीक है. क्रिकेट इन साउथ एशिया इज अ कार्निवलस्क फेस्टिवल गेम. इसका मतलब क्या होगा, तो अपन यहाँ देख लेते हैं. दैट
Cricket match is a cultural event like a festival or a carnival. Clear with this? चलिए नेक्स्ट, हाउ इज क्रिकेट बिकमिंग अ सब्स्टिट्यूट फॉर वॉर? क्रिकेट जो है वो वॉर का सब्स्टिट्यूट कैसे बनता जा रहा है? सो कंट्रीज टेक देयर इमेज एंड सेल्फ एस्टीम ऑन द आउटकम ऑफ द गेम. लोग जो है अपनी इमेज, जो लोग मतलब जो पूरी की पूरी कंट्री होती है वो अपनी इमेज और अपनी पूरी जो सेल्फ एस्टीम होती है, अपनी रिस्पेक्ट होती है ना, उसको इस मैच के आउटकम पे लोग कंसिडर करते हैं. पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैव इन्वेडेड द गेम. नहीं, पॉलिटिक्स जो है ना वो उसमें गेम में आ चुकी है. क्रिकेट टीम्स रिसीव इंटरनेशनल फंडिंग, क्योंकि क्रिकेट टीम्स को इंटरनेशनल फंडिंग मिलती है. द स्पेक्टेटर्स आर फिल्ड विद पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स. जितने भी लोग देखने आए हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा देशभक्ति की भावना है. सो ऑब्वियसली द आंसर इज ए. आंसर इज ए. क्यों? क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूट ऑफ वॉर इसलिए था कि मैंने अगर तुम्हें हरा दिया तो तुम्हारी सेल्फ एस्टीम तो गई, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है पूरी की पूरी खत्म हो गई. तो इन अ वे वॉर में यही करना पड़ता है, तो मुझे तुमसे वॉर नहीं करना, मैं तुम्हें मैच में ही हरा दूंगा. इट मतलब हम यहाँ बात करें क्रिकेट की, रिबेल्स अगेंस्ट द प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल. मतलब इट रिबेल्स अगेंस्ट द प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल. इसका मतलब क्या होता है? क्रिकेट डज नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट. अब प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल का मतलब क्या? जितनी मेहनत करो उतना प्रोडक्शन आएगा, लेकिन ये इसके अगेंस्ट जा रहा है. इसका मतलब क्या है कि ये रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, या ये जो है हमेशा रिबेल लोग ही खेलते हैं जिन्हें कोई मतलब ही नहीं होता प्रोडक्टिविटी से. द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिकेट्स आर रिबेलियस एंड अनप्रोडक्टिव. ये जो क्रिकेट के जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जिसपे ये बेस्ड हैं वो बहुत ही रिबेलियस है और अनप्रोडक्टिव है. ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन डू नॉट नेसेसरी ब्रिंग सक्सेस. आपने कितनी भी ट्रेनिंग करी हो, कितनी भी प्रिपरेशन की हो, जरूरी नहीं है आपको सक्सेस मिल जाए. एंड दैट इज द आंसर. ये जो प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जो जा रहा है इसका मतलब ही ये है कि ट्रेनिंग और प्रिपरेशन आर नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग सक्सेस. ओके, अब है क्रिकेटर्स आर सुपरस्टिशियस. दिस कैन बी अंडरस्टूड बिकॉज. अब ये क्यों है सुपरस्टिशियस? क्योंकि वो अपने भाग्य को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ रहने के लिए. नोज दैट लक प्लेज अ मेजर रोल इन देयर सक्सेस. उन्हें पता है कि उनके सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल किसने प्ले किया है? लक ने. और ऑल ऑफ द अबव. ऑफ कोर्स यहाँ पे आंसर वुड बी टू बिलीव इन द रोल ऑफ देयर डेस्टिनी. क्रिकेटर्स सुपरस्टिशियस है क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ उनके भाग्य पे डिपेंड करता है. बैगेज जो है इसका मतलब क्या है? पैराग्राफ 1 में द आंसर इज लगेज. करस्पॉन्डिंग इन पैराग्राफ 2. करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे मैचिंग. करस्पॉन्डिंग मतलब मैचिंग. अकॉर्डिंग टू द पैसेज कैन वी इक्वलाइज द आउटर कंडीशंस ऑफ द टू टीम्स. क्या हम दोनों टीम्स की आउटर कंडीशंस को इक्वलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो पहले वाले ने पिच यूज करी बाद में वो बोर आउट हो गई, या फिर पहले वाले ने अगर कुछ सनशाइन में खेला है दूसरे टाइम पे ओवरकास्ट हो गया, तो नेवर. Which of the following game has turned the gracious acceptance of this into a measure of character? तो यहाँ पे obviously हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं. Cricket is one game which has the best training, organization, preparation, all of the above. Answer is all of the above. Find the antonym of the word assisted used in paragraph 4. So paragraph 4 में जो word assist use किया है उसका हो जाएगा embarrassed. And now डैश प्लेज अ मेजर रोल इन द फाइनल आउटकम ऑफ द मैच और सीरीज. कौन सी चीज है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? ऑफ कोर्स लक इट इज. एंड देन व्हाई डज क्रिकेट इन साउथ एशिया कंसिडर्ड अ कार्निवलस्क फेस्टिव गेम? क्यों इसको साउथ एशिया में इतना बड़ा गेम, एक त्योहार जितना बड़ा गेम माना जाता है? सो क्रिकेट carries not merely the baggage of competition and achievement. क्रिकेट में सिर्फ कंपटीशन और अचीवमेंट नहीं होता, बट इज ऑल्सो अ पार्टिसिपेटरी कल्चरल इवेंट. ये एक पार्टिसिपेटरी कल्चरल इवेंट है जो क्या इवोक करता है इमेजेस ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स, कॉन्वाइवल, सोशल गैदरिंग्स, पिकनिक्स एंड थिएटर. तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पैसेज की तरफ. तो इन दोनों में आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपको डिस्कर्सिव पैसेज करना है या फैक्चुअल पैसेज करना है. सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट. Now passage 2. So a group of youths from Pedapuram town in Andhra Pradesh East Godavari district launched a social media group called Mana Pedapuram. सो यहाँ पे अब हम एक फैक्चुअल पैसेज देख रहे हैं, डिस्कसिव हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, तो एक कुछ ग्रुप ऑफ यूथ थे, मतलब कुछ यंग लोगों ने कहाँ से, जो पेडापुरम से थे, आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे उन्होंने सोशल मीडिया एक ग्रुप स्टार्ट किया जिसका नाम था मना पेडापुरम, मतलब हमारा पेडापुरम. अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले किया था. The idea was to discuss issues affecting the town and act upon them. उनका आइडिया ये था कि उनके टाउन में जो भी इशू हो रहा है वो उसको डिस्कस करें और उसके ऊपर मतलब एक्शंस लें. A few months ago, Naresh Peddi Reddy,
Who has been behind the group come up with the concept of rice for plastic? कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ्स पहले नरेश पेडी रेड्डी ने, जो कि एक तरीके से फाउंडर भी थे इस ग्रुप के, मतलब वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, वो राइस फॉर प्लास्टिक। मतलब आप आओ और आप प्लास्टिक दो, उसके बदले में हम आपको राइस देंगे। The idea behind the exchange was to encourage people to part with their non-biodegradable waste in large numbers. आइडिया ये था कि जितने भी प्लास्टिक हैं जो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, उसकी जगह वो लोग आएंगे, वो प्लास्टिक आपके पास डिपॉजिट करेंगे, उसकी जगह में वो लोग राइस या कोई भी खाना लेके चले जाएंगे। The slogan we promoted was avoid plastic, avoid hunger. इन्होंने जो स्लोगन बनाया that was amazing. Avoid plastic, avoid hunger. मतलब प्लास्टिक को अवॉइड करो और भूख को भी हटाओ। We wanted to get rid of plastic and also feed the hungry. हम जो है प्लास्टिक से तो हटना चाहते ही थे, बट एट द सेम टाइम हम हंग्री लोगों को फीड करना चाहते थे। पेड्डापुरम बेस्ड एंटरप्रेन्योर, तो ये किसने बोला? पेडी रेड्डी ने बोला, जो कि एक पेड्डापुरम बेस्ड एंटरप्रेन्योर है। The program was launched on Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary on 2nd of October. तो गांधी जयंती के दिन जो है 150th birth anniversary के दिन जो है इसको लॉन्च किया गया था। Within days, the group was able to collect around 400 kgs of plastic and an equal amount of rice and other materials were distributed during the drive. अब वहाँ पे ये कह रहे हैं कि जस्ट जो है कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में 400 किलो प्लास्टिक जो थे वो लोगों ने जो है इकट्ठा अक्यूमुलेट कर लिया था और उतना ही इक्वल अमाउंट का राइस और बाकी के मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। नाउ दे प्लान टू डू इट एवरी संडे, और अब जो है वो उसको हर संडे करना चाहते हैं। द प्लास्टिक दैट वाज कलेक्टेड वाज डिपॉजिटेड एट द लोकल म्युनिसिपैलिटी ऑफिस। वो जो प्लास्टिक जो भी इकट्ठा किया गया था उसको लोकल म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में डिपॉजिट कर दिया गया, जहां पे उन्होंने उन्हें प्रॉमिस किया दैट इट विल बी रिसाइकल्ड। कैसा, किसने कहा? ये पेडी रेड्डी ने कहा। For a town of around 70,000 people, the amount of plastic they collected through these drives is just a drop in the ocean. अब 70,000 लोग रहते हैं, लेकिन उसमें जो उन्होंने प्लास्टिक कलेक्ट किया, it was just a drop in the ocean, मतलब बहुत ही कम अमाउंट था। But the group says that they will continue to raise awareness among the residents of the town. लेकिन जो ग्रुप है उसने कहा है कि जो टाउन के जो लोग रहने वाले हैं, रेसिडेंट्स हैं, उन तक वो ये बात पहुंचाते रहेंगे, उन्हें अवेयर करते रहेंगे। The most satisfying thing about this drive has been that it has inspired people in other towns of the district to launch such initiatives. जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ है इस ड्राइव के बारे में कि इसने बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है ऐसे इनिशिएटिव्स लेने के लिए, सेज पेडी रेड्डी। द मना पेड्डापुरम, besides raising civic issues like cleanliness, deforestation and cultural events, has also run campaigns spreading awareness on blood donation and the pledging of organs. तो इन्होंने सिर्फ जो है ये जो बेसिक सिविक इश्यूज हैं, जैसे क्लेनलीनेस हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, कल्चरल इवेंट्स हुए, सिर्फ इन पे फोकस नहीं है इनका, इन्होंने बाकी सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट की है रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन। क्लियर? सो द ग्रुप claims that funds are not a problem as the people in Peddapuram are generous when it comes to donating money for worthy causes. तो अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये ग्रुप क्लेम कर रहा है कि फंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं, प्लस लोग जो है इतने जनरस हैं कि वो लोग मनी डोनेट कर देते हैं। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ यंग पीपल इन दिस ग्रुप एंड वी होप टू टेक अप मेनी मोर इश्यूज इन द कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे यंग लोग हैं और हम चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम और ऐसे बहुत बड़े बड़े इश्यूज जो हैं उनको सोल्व करें। वी कैन ओनली होप फॉर मेनी मोर सच एंथुसियास्टिक यूथ ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क फॉर नेशन बिल्डिंग। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी तरह और भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने जो कि नेशन बिल्डिंग में हेल्प करें। क्लियर? सो वी कुमारा स्वामी ने लिखा था ये आर्टिकल, ये एक फैक्चुअल पैसेज है। अब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। On the basis of your reading of the given passage, choose the correct option। 10 करने हैं, 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। The social media group called Manna Peddapuram was launched for, किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था? बिजनेस पर्पस, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए। कीपिंग इन कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स से टच में रहने के लिए नहीं। क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस सोशल इश्यूज, यस दिस इज द आंसर। वो सोशल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइस फॉर प्लास्टिक वॉज, ये आइडिया क्या था ये राइस फॉर प्लास्टिक के कॉन्सेप्ट के पीछे? हेल्पिंग द हंग्री पीपल, आप हंग्री लोगों की मदद कर सकते हो। कलेक्टिंग प्लास्टिक टू बी सोल्ड एट हायर प्राइस, पूरा कलेक्ट कर लो प्लास्टिक को, फिर उसको और ऊंचे दाम में बेच दो। हेल्पिंग द फार्मर्स, फार्मर्स की हेल्प होनी चाहिए थी। मैनेजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द आंसर इज वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करना चाहते थे, एट द सेम टाइम वो हंग्री को फीड करना चाहते थे। बट व्हाट इज द राइट आंसर? टू मैनेज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। The plastic collected was deposited with the local municipal committee so that they could, उन्होंने जो local municipal committee थी उसको क्यों दे दिया? ताकि वो लोग उसका क्या कर सकें, उसको recycle कर सकें। So the answer is to send it for recycling. A drop in the ocean, a drop in the ocean का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा। Yes, the answer is बहुत ही छोटा, मतलब पूरे समुद्र में एक बूंद, कंपैरिजन करो तो बहुत कम होगा ना। नेक्स्ट क्या है? इन द स्लोगन अवॉइड प्लास्टिक अवॉइड हंगर, हाउ कुड द हंगर बी अवॉइडेड? ये जो स्लोगन है मतलब प्लास्टिक को अवॉइड करो, भूख को हटाओ, तो ये भूख कैसे हटेगी? बाय कीपिंग बिजी इन सोशल सर्विसेज, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हो तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाय सेलिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेल कर देंगे, उससे उन्हें पैसा मिलेगा। बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस या ऑल ऑफ द अबव, द आंसर इज राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने का उन्होंने सोचा था। Dash, rice and other materials were distributed during the drive. Which of the following sentences uses the word drive similar in meaning to the one given in the above sentence? So यहाँ पे जैसे बोला हुआ है during the drive, drive मतलब ये जो कैंपेन उन्होंने चलाया हुआ है इसमें उन्हें काफी मदद मिली थी, तो यहाँ पे drive का मतलब क्या है? Mr. Gupta's son drives his car very sensibly, तो यहाँ drive का मतलब तो चलाना हो जाता है, कार चलाना। Too much cruelty to the workers can drive them to go to a strike. अगर आपने लोगों के साथ, वर्कर्स के साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल बिहेवियर दिखाया तो वो लोगों को वो ड्राइव कर सकती है, मतलब उनको आगे बढ़ा सकती है कि वो लोग स्ट्राइक कर दें, हड़ताल कर दें। The supermarket is only a 5 minutes drive away. सुपरमार्केट यहाँ से बस 5 मिनट का रास्ता है। When we say 5 minutes drive away मतलब रास्ता बता रहे हो आप कितना डिस्टेंस है। Our school launched a drive to collect funds for the orphan children. हमने एक ड्राइव स्टार्ट किया जिससे हम ऑर्फन बच्चों के लिए जो है क्या फंड्स कलेक्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली हियर द आंसर इज डी, ड्राइव मतलब यहाँ पे कैंपेन है। Now, which of the following is the best suitable title for this passage? इस पैसेज के लिए आपके हिसाब से क्या टाइटल होना चाहिए? राइस फॉर प्लास्टिक, Mana Pedapadam, important civic issues या avoid hunger? Of course, Rise for Plastic is the best suited title. Now arrange the following events in chronological order. तो क्या हुआ था मतलब पहले क्या हुआ था बाद में क्या हुआ था वो बताना है। सो जो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, द प्लास्टिक इज डिपॉजिटेड, नहीं प्लास्टिक तो बाद में डिपॉजिट हुआ था। 400 kg ऑफ प्लास्टिक कलेक्टेड, ठीक है। सोशल मीडिया ग्रुप कॉल्ड मनपेटापुरम इज लॉन्च्ड, यस, तो ये हो जाएगा पहला। तो यहाँ पे 3 में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये या तो ये, तो ये दोनों तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकता। इक्वल अमाउंट ऑफ राइस एंड अदर मटेरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं, तो ऐसा नहीं हुआ ना। पहले क्या हुआ, पीपल फ्रॉम अदर एरियाज ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड, तो ये तो लास्ट वाला है, तो ये 5th हो जाना चाहिए। तो अगर तुम इन दोनों में देखो तो तुम्हें सीधा सीधा आंसर समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 के दोनों हैं और लास्ट में 5th सिर्फ एक में, तो ये ऑलरेडी आंसर होना चाहिए। सो बेसिकली अब हम इसको ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको करने का तरीका ही ये है। तो social media group called Manappedapuram is launched, 400 kg of plastic is collected, equal amount of rice and other material is distributed, the plastic is deposited at the municipality for recycling, and people from other areas are also getting inspired. So what is the right answer here? The right answer is second. Now which of the following cannot be called a donation? So यहाँ पे it is very difficult for you to like look at this image clearly. तो यहाँ पे क्या है, एक ने बोला है I will donate money, money donation is donation. I will donate my organs, organ donate करना, आप अपना हार्ट या लिवर या किडनी डोनेट कर रहे हो तो वो भी एक डोनेशन है। I will donate blood, मतलब आप अगर डोनेट करो कि मैं खून दे रहा हूँ तो उसे भी डोनेशन कहते हैं। I will donate time, अब टाइम डोनेशन को डोनेशन नहीं कहते हैं, ठीक है। So the answer here is A. Which of the following is the opposite of generous? Generous मतलब उदार, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जो आपकी बहुत, जिसके अंदर दया की भावना होती है, जो लोगों की बहुत मदद करता है। Cunning, चतुर। Wicked मतलब बहुत ही ज्यादा शातिर। Cruel मतलब जिसके अंदर फीलिंग्स बहुत कम होती हैं।
सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो जेनरस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेल्फिश। what does the organization Mannapedapuram does for the society? ये सोसाइटी के लिए क्या करते थे? तो बहुत कुछ करते थे। The Mannapedapuram besides raising civic issues like cleanliness, deforestation and cultural events has also run campaigns campaigns किए हैं जिनमें क्या क्या कर रहे हैं? Awareness on blood donation and pledging of organs. When did the program launch? ये प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? So ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था on the 150th birth anniversary of गांधी जी, that is on 2nd of October. Okay, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है रीडिंग पार्ट सेक्शन ए। अगर सेक्शन ए में आपको लग रहा है कि मैम डिफिकल्ट वर्ड्स एंड ऑल, डोंट नॉट वरी, आपने अगर अपनी बुक को अच्छे से कर लिया तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, वो भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स में काफ़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कोई 10 क्वेश्चंस करने हैं। इन द फॉलोइंग पैसेजेस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द पैसेज। राइट द आंसर्स इन योर आंसर शीट अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर। डू नॉट कॉपी द होल पैसेज। ठीक है, ग्रेविटेशन इज द फोर्स डैश होल्ड्स अस ऑल डाउन। तो यहाँ पे है whom holds, that holds, whose और who। तो ग्रेविटेशन एक नॉन लिविंग थिंग है, तो whom तो और whose तो ये सब who तो आएगा ही नहीं। द आंसर वुड बी दैट। ठीक है, सो ग्रेविटेशन इज द फोर्स दैट होल्ड्स अस ऑल डाउन डैश द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब यहाँ पे क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एनीथिंग डैश फॉल्स बैक, एनीथिंग डैश अपवर्ड्स फॉल्स बैक। कोई भी चीज जो ऊपर की तरफ जाती है वो नीचे की तरफ आ जाती है, तो क्या होगा? थ्रोन। एनीथिंग थ्रोन, थ्रोन का मतलब क्या हुआ? जिसको भी ऊपर फेंका जाता है। एनीथिंग थ्रोन अपवर्ड्स, क्यों? यहाँ पे पैसिव वॉइस है इसलिए। सो एनीथिंग थ्रोन अपवर्ड्स फॉल्स बैक। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स। कोई भी चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स everybody to itself. So the answer here would be everybody and the last one would be itself. ठीक है, अब next start करते हैं। The Wangala Dash Festival for the Garo in Meghalaya, Assam and Nagaland. So पहला हो जाएगा वंगाला। तो the Wangala is important festival, are an important, वंगाला तो एक ही फेस्टिवल है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं आएगा। was नहीं, past की बात नहीं कर रहे हैं। is an important festival, इसके बाद आएगा इंपॉर्टेंट के पहले एन, क्योंकि इंपॉर्टेंट आई से स्टार्ट होता है जो कि एक वोवेल है। ठीक है, बीइंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? इट इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल डैश द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर। ये जो है एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सीजन है। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या बोल रहा है वो। ऑप्शंस क्या है? बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर मार्किंग, सेलिब्रेटेड टू मार्क, सेलिब्रेट टू मार्क और बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर मार्क। अब ये लास्ट वाला तो हो नहीं सकता, इसका है सेलिब्रेटेड टू मार्क। इसको मनाया जाता है मार्क करने के लिए। क्या मार्क करने के लिए? सो इट इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर। मतलब आपका जो एग्रीकल्चर है, अब आपको नई फसल डालनी है तो उस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज पॉपुलरली नोन एज द 100 ड्रम्स फेस्टिवल। इसे 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। ड्यूरिंग द सिग्नेचर डांस द लीडिंग वॉरियर डैश विथ सिंक्रोनाइज 7 डांस स्टेप्स एंड स्पेसिफाइड हेड हैंड मूवमेंट्स। सो ड्यूरिंग द सिग्नेचर डांस जो लीडिंग वॉरियर है, अब उसके लिए ऑप्शंस क्या देखते थे? लीड्स द यंगस्टर्स, जो हेड है वो यंगस्टर्स को लीड करता है एंड देन दे डांस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ तो अभी हमने क्या किया? फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। माई मदर डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। सो मेरी माँ सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है। ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है जहाँ पे आप अगर कोई सिंगुलर है उसके साथ एस या ईएस लगाते हो। सो द आंसर हियर वुड बी गेट्स। The children dash in the field now. अब यहाँ पे जो वर्ड है नाउ वो ये बता रहा है कि इस वक्त कोई काम हो रहा है। इसका मतलब हम कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का हैज प्लेड नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, प्लीज नहीं आएगा। आंसर आ जाएगा आर प्लेइंग। क्यों? क्योंकि इसका जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसा है? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, और उसके अलावा आपके वर्ब में आईएनजी भी लग जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? I wish she dash reach here soon. अब ये modal verb है. I wish वो यहाँ जल्दी से पहुँच जाए. So I wish she should, she would, she will, she shall. The answer is I wish she would. जब आप wish करते हो तो would use करते हो. I dash accompany you without fail. अब यहाँ पे आप किसी को कमिटमेंट दे दो कि मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल जो है अकम्पनी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बिना फेल. सो आई शैल अकम्पनी यू, आई विल अकम्पनी यू, आई वुड या कैन. आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो तो आप बोलोगे विल. शैल और विल में क्या डिफरेंस होता है? शैल का मतलब जब आप कोई प्रॉमिस के पहले शैल लगाते हो मतलब आपका 50-50% चांस है, लेकिन अगर आप किसी प्रॉमिस को करते टाइम विल लगाते हो तो आपका 90% एंड अबव चांस है. Which option displays the correct change of the following to reported speech? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट चेंज बताता है ऑफ द फॉलोइंग? मतलब you help my sister. सोनिया ने कहा you help my sister. So अब अपन इसको बोलेंगे सोनिया said that I helped her sister. ठीक है, अब you का हो जाएगा I, वो मेरे बारे में बोल रही है, help का पास्ट हो जाएगा helped और my का हो जाएगा her sister. सोनिया ने कहा कि मैं उसकी बहन की मदद कर रहा था. मतलब यू हेल्प, मैं अब उसकी मदद की उसकी फ्रेंड की मदद करूं. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? सोनिया सेड दैट आई हेल्प्ड हर सिस्टर. अब है सो नाउ द क्वेश्चन इज दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन. अब इसको अगर हमें रिपोर्ट करना है तो रिमेंबर दिस थिंग, वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन. ये एक फैक्ट है, राइट? वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन. ऐसा नहीं है ना कि आई कैन लिव एंड यू कैन नॉट लिव. तो ये एक फैक्ट है. जब भी हमारे पास एक फैक्ट होता है तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं. ना पर्सन चेंज होता है ना टेंस चेंज होता है. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? दे सेड दैट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वुड रिमेन द सेम. दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन. उन्होंने कहा कि हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते. तो आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज ए. नेक्स्ट इज दिस पार्ट ऑफ द बुक डैश बोरिंग. बुक का ये वाला पार्ट ना थोड़ा बोरिंग है मतलब प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट में हम क्या बोलेंगे? हैज़ और हैव मतलब होता है पोजीशन की बात होती है, होना होता है, या हम परफेक्ट टेंस की बात बता रहे हैं. यहाँ कुछ नहीं है. अब दिस पार्ट ऑफ द बुक, एक सिंगुलर बुक की बात हो रही है तो आर भी नहीं आएगा. व्हाट इज आवर आंसर? इज. दिस पार्ट ऑफ द बुक इज बोरिंग. नेक्स्ट, व्हाट डू वी हैव? Either of the two candidates dash eligible. जब भी हम either और या neither nor यूज करते हैं and when we have got only one blank, हम हमेशा एक singular verb यूज करते हैं. So either of the two candidates, दोनों में से कोई एक कैंडिडेट, अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, कैसे बोलेंगे? दोनों में से कोई एक कैंडिडेट सो रहे हैं? नहीं, दोनों में से एक कैंडिडेट सो रहा है, ऐसे ही बोलेंगे ना. तो मतलब हम इंडिविजुअल को रेफर करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स इज एलिजिबल, हैव, आर, हैज बीन, ये सब तो यूजलेस है. तो आंसर क्या हो जाएगा? इज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मोस्ट ऑफ द वर्कर्स डैश ऑन द स्ट्राइक. मैक्सिमम जितने भी वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं. इसको कैसे बोलोगे? मोस्ट ऑफ द वर्कर्स. अब देखो वर्कर्स मतलब प्लूरल है तो इस तो आ नहीं सकता. Have on the strike, क्या have? They had chocolates? No, so have नहीं आएगा. Has on the chocolate नहीं होंगे. Are on the strike. मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं, वो लोग हड़ताल पे हैं. यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा. Are we clear with this? And then we have sisters are married. दोनों बहनों की शादी हो चुकी है. तो यहाँ पे क्या आएगा? ईच सिस्टर्स. ईच के साथ कभी भी प्लूरल नहीं आएगा. एवरी के साथ प्लूरल नहीं आता, एनी के साथ नहीं आएगा. आंसर क्या हो जाएगा? बोथ. बोथ सिस्टर्स आर मैरिड. ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. अब हम आते हैं क्रिएटिव राइटिंग पार्ट पे. सो अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो. सो यू हैव गॉट 2 लेटर्स. दोनों में से जो आपको लगे ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड है, जिसके बारे में कॉन्टेंट आप बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो, वो आपको अटेम्प्ट करना है. You are Shyam Singh, an assistant professor at Netaji Subhash University, Kolkata. Outside your college there is a river which is polluted by the locals. अब आपका नाम है श्याम सिंह. तो आप जब लेटर में सब्सक्रिप्शन लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखोगे, तब आप अपना नाम क्या लिखोगे? श्याम सिंह. खुद का नाम लिख के मत आना. और आपकी डेजिग्नेशन क्या है? आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो. एड्रेस क्या है? बेसिकली आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी. एंड द नेम ऑफ द सिटी इज कोलकाता. सारी इंफॉर्मेशन आ गई.
Outside your college there is a river which is polluted by the locals. आपके कॉलेज के बाहर एक रिवर है जो कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने एकदम पोल्यूट कर दी है. You want to organize a rally to make people aware of the issue. आप एक रैली निकालना चाहते हो ताकि लोगों को आप अवेयर करा पाओ कि भैया इस तरीके से पोल्यूट करना इज नॉट राइट. Write a letter to the editor highlighting the need for awareness among people and to motivate people to join the rally. तो आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है जहाँ पे आप लोगों को अवेयर कराना चाहते हो कि ये काम करना बहुत गलत है, और उसके बाद आप लोगों को मोटिवेट भी करना चाहते हो कि आप लोग भी ये रैली ज्वाइन करो. क्लियर? सो नाउ सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हैं. हमें एड्रेस क्या दिया हुआ है? नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी कोलकाता. तो हमने वैसे का वैसा एड्रेस लिख दिया. दिस इज सेंडर्स एड्रेस. यू विल लीव अ लाइन, देन यू विल राइट द डेट. Once the date is written, again leave a line and now you will write the address of the receiver. अब हम यहाँ पे एक एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड कोलकाता, राइट? Next, we will write the subject. So here we have written the subject. Need for people to join in a river cleaning rally. मतलब लोगों को आप मोटिवेट करना चाहते हो ताकि ये वो रिवर क्लीनिंग रैली में पार्टिसिपेट कर पाएं. अब आपने क्या लिखा है? सर, मैम. ये हो गया आपका सैल्यूटेशन. Through the columns of your reputed newspaper, I would like to make people aware of the present day issue near the campus of the Netaji Subhash University of Kolkata. आपके ये reputed newspaper के कॉलम से मैं जो हूँ लोगों को अवेयर कराना चाहता हूँ आज की स्थिति, present day issue near the campus of the Netaji Subhash University of Kolkata. The river near the campus is polluted by the locals and it is difficult for the animals to drink water from it. ये जो river है, जो campus के आसपास जो river है, उसको यहाँ के जो local लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा pollute कर दिया है. Animals जो है वहाँ पानी भी नहीं पी पा रहे हैं. People use water to do their daily chores, but since it is filled with plastic bottles, wrappers and bags, they are not able to take water. Usually क्या होता है, लोग जो हैं इसको अपने डे टू डे एक्टिविटी के जो होते हैं काम, उसके लिए इस पानी को यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स और बैग्स हैं कि वो लोग ये पानी ले ही नहीं पाते. The locals come to visit the river during the evening and sit beside the river to enjoy some time, but most of the people come and throw some plastic items which flow into the river. तो this is so, okay? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो locals है वो evening में आते हैं just to sit beside the river, enjoy, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग प्लास्टिक वगैरह धो देते, मतलब फेंक देते हैं या रैपर्स फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर है वो पोल्यूट हो जाती है. As a professor of a well-known institute, अब मैं एक well-known institute का प्रोफेसर हूँ, I don't want my students to get such a wrong message. मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इतना गलत मैसेज समझें. Therefore, I decided to arrange a rally with a few of my colleagues to make people aware of the issue. इसीलिए मैंने डिसाइड किया है एक रैली अरेंज करने के लिए मेरे सारे जो कलीग्स हैं उनके साथ, टू मेक पीपल अवेयर, ताकि लोगों को हम ये चीज़ समझा पाएँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्लीन रिवर. और ये क्लीन जो है रिवर हम खुद करने वाले हैं जाके. द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन द रैली. अब यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं. बट नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, वी वॉन्ट अदर्स ऑल्सो टू पार्टिसिपेट सो दैट इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल. बट हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ हमारे जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करें और इसका इम्पैक्ट, मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो और ज़्यादा बढ़ा दें, उस इन्फ्लुएंस को बढ़ा दें. Hence, I will be thankful to you if you highlight this issue in your newspaper so that people get to know about the issue and join hands with us. तो इसीलिए मैं आपका आभारी होऊंगा अगर आपने इस इशू को अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में पब्लिश किया, ताकि बाकी लोगों को भी इस क्लीनलीनेस ड्राइव के बारे में पता चले, वो पार्टिसिपेट कर पाएं और हमारे साथ मिलके इस कदम को आगे बढ़ा पाएं. That is it. Once done, you will again leave a line and then you will provide the complimentary clause which is thanking you, then the subscription, yours sincerely, Shyam Singh. अब इसमें आप यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन भी डाल सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर. Are we clear with this? चलिए आगे बढ़ें. अब है हमारे पास सेकेंड लेटर. तो इन दोनों में से आपको कोई एक लेटर करना है. ये पर्टिकुलर लेटर जो है दिस इज फॉर द ऑर्डर प्लेसमेंट.
यू आर वैभवी सिन्हा, एग्जामिनेशन इंचार्ज, गुड वे पब्लिक स्कूल। तो आपको आपका नाम पता चल गया, आपका डेजिग्नेशन पता चल गया, प्लेस पता चल गई, औरबिंदो रोड, इंदौर। You require 4 reams of white paper, 2 pockets of carbon paper, 1 dozen registers, blue and red ballpoint pens, 50 each. Place an order with Sunrise Stationery Mart, 12 Mall Road, Indore, mentioning terms of payment, discount hours by you and delivery date. ये चीज़ें आपको ऑर्डर करनी है. Now this is like the most easy one. Why? आपको सेंडर्स एड्रेस दे रखा है, रिसीवर्स एड्रेस दे रखा है, आपको सामान भी क्या क्या चाहिए वो दिया रखा है. बाकी क्या होता है, एक बेसिक फॉर्मेट होता है. आप डिस्काउंट के बारे में बात करते हो, आप ये बताते हो कि कोई भी सामान अगर हमारे पास आएगा, टूटा फूटा आएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी. तो ये एकदम एक रेक्टिफिकेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बार आप पढ़ चुके हो ये वाले कि आपको याद ही हो चुके होंगे. ये फॉर्मेट बहुत ईजी है, अगर ये आए तो बिल्कुल छोड़ के मत आना. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस गुड वे पब्लिक स्कूल, औरबिंदो रोड, इंदौर. लीव अ लाइन, देन वी हैव रिटन द डेट 8th of August 2022. Again you will leave a line and then we have written the address of the receiver. The sales manager, Sunrise Stationery Mart, 12 Mall Road, इंदौर. अब आ गया सब्जेक्ट हमारा, प्लेसिंग एन ऑर्डर रिक्वेस्ट फॉर स्टेशनरी. इसके बाद आएगा सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर और मैम. Now again you will leave a line and you will start with the body. Thank you for sharing your catalog and free samples with us. तो अब आप इसको अलग अलग तरीके से स्टार्ट कर सकते हो. यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट किया है कि आपने जो अपना कैटलॉग भेजा था और जो फ्री सैम्पल्स भेजे थे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर सेटिस्फाइड विद योर प्राइजेस एंड क्वालिटी. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जितने भी प्राइजेस हैं और जो आपकी क्वालिटी है स्टेशनरी की, उससे हम काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं. एंड वुड दस लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स. और इसीलिए जो दी हुई चीज़ें हैं उनके लिए मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहती हूँ. तो क्या क्या है, रीम्स ऑफ वाइट पेपर 4 रीम्स, कार्बन पेपर 2 पैक्स, रजिस्टर्स 12 नंबर्स, बॉल पॉइंट पेन्स रेड एंड ब्लू 50 ईच. क्लियर. अब आप इसमें जो है आगे के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बताओगे. एज पर आर एग्रीड टर्म्स ऑफ पेमेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, आई एम अटैचिंग अ ड्राफ्ट ऑफ 50% ऑफ द पेमेंट एंड विल ऑल्सो बी एक्सपेक्टिंग अ 10% डिस्काउंट. तो मैं आपको जितना अमाउंट है उसका 50% डीडी में भेज रही हूँ और मैं 10% डिस्काउंट एक्सपेक्ट करती हूँ. द रेस्ट ऑफ द पेमेंट विल बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड वी आर नॉट लायबल फॉर एनी डैमेजेस इनकर्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. बाकी का जितना भी पैसा है, जो 50% बचा हुआ है, वो डिलीवरी के टाइम पे हम पूरा पेमेंट करेंगे. और अगर कोई भी आइटम डैमेज होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है. We will be expecting the delivery in 15 days and hope that you will hold your side of the deal. So हम जो है 15 डेज़ के अंदर में अपना पूरा सामान एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपने जो ये डील की हुई है, आप अपनी तरफ से, मतलब अगर कोई मान लो इशू हो जाता है, कहीं कोई रिपेयर करनी है चीज़ें, कुछ चीज़ ख़राब हो रही है, तो आप उसके लिए हमको प्रॉम्प्टली सर्विस प्रोवाइड करोगे. सो दिस मीन्स दैट यू विल होल्ड योर साइड ऑफ द डील, मतलब आपका जो काम है वो आप अच्छे से करोगे. ये एक फॉर्मेट है, ऐसा ही सिमिलर मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है. तो आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगे वो आपको बस अच्छे से याद कर लेना है. क्यों? क्योंकि आपको हर जगह आइटम्स चेंज होंगे लेकिन सीन यही रहेगा. ठीक है. नाउ द सब्सक्रिप्शन, थैंकिंग यू, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिंसियरली वैभवी सिन्हा, एग्जामिनेशन इंचार्ज. ये आपने क्या लिख दिया, अपना डेजिग्नेशन लिख दिया है. अब आते हैं हम एनालिटिकल पैराग्राफ की तरफ. Look at the data given below, which shows the changes that have occurred between 1995 to 2010 in Bilaspur regarding the women education. तो अब आपको डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे ये डेटा है. ठीक है. इसमें डेटा में क्या दिया हुआ है, 1995 से 2010 में बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ का एक प्लेस है, वहाँ विमेन एजुकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है. राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स to record the changes by interpreting this data. तो आपको क्या है, इस डेटा को एनालाइज करना है. उसके बाद इस बारे में क्या लिखोगे, आप एक पैराग्राफ लिखोगे. तो पहले हम देख लेते हैं हमारा डेटा. नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल, तो यहाँ पे 95 में सिर्फ 10 थे, 2010 में 45 हो गए. वुमेन कॉलेजेस 3 थे, 1 बढ़ गया. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स में पहले सिर्फ 10,000 होते थे, अब 16,000 हो गए हैं. कॉलेज में पहले 6,000 थे, अब 10,000 हो गए. लिटरेसी रेट 30% से 55% हो चुका है. और ये जो डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, मतलब जहाँ पे आप अपने घर में रह के भी पढ़ाई कर सकते हो, वैसे पहले एक भी नहीं थे और अब 3 इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, जैसे इग्नू होता है उस तरीके का.
अब यहाँ पे आप बहुत बड़ा पैराग्राफ भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा लिख सकते हो। आप यहाँ पे पूरी एनालाइज करते टाइम बता सकते हो कि 95 में इतना था, 2010 में इतना हो गया। आप यहाँ पे इजीली परसेंटेज डिराइव कर सकते हो कि यहाँ से लेके 95 से 2010 एज इन 15 ईयर्स में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप इन सब की बात कर सकते हो। कॉलेज में और स्कूल की कंपैरिजन कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में है उनकी बात कर सकते हो। तो यहाँ आप बहुत अच्छा पैराग्राफ जो है एक क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं जो हमने किया है। द गिवन टेबल डिपिक्ट्स द सिनेरियो ऑफ वुमेन एजुकेशन इन द एरिया ऑफ बिलासपुर। तो सबसे पहली लाइन क्या लिखते हैं हम लिखते हैं कि आप अपने पैराग्राफ को डिफाइन करो, किस बारे में लिख रहे हो। Column 2 shows the details about number of colleges, schools, girl students and distant learning centers in the area in the year 1995. लेकिन जो column 3 है वो show कर रहा है same details in the year 2010 and how things have changed for better in 15 years, और किस तरीके से 15 सालों में चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ी हैं। The number of schools and colleges for girls have increased from 10 to 15 and 3 to 4 respectively। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे बेसिकली सिर्फ नंबर लिखा हुआ है। This shows that with changing times, more girls want to enrolled in educational institutions। तो इससे ये समझ में आता है कि टाइम के साथ गर्ल एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो है पढ़ाई करना चाहती हैं। The number has increased from the number has increased from 10,000 to 16,000 and 6,000 to 10,000 respectively, which shows that along with the government, these girls are even supported by their families and are not forced to quit studies and learn household chores। तो ये जो नंबर है ये पूरा 10,000 से 16,000 और 6,000 से 10,000 ये जो बढ़ गया है, इससे ये समझ में आता है कि सिर्फ गवर्नमेंट एफर्ट्स नहीं ले रही, इनफैक्ट फैमिलीज जो हैं वो भी अब गर्ल एजुकेशन को सपोर्ट कर रही हैं। All these measures have helped in increasing the literacy rate significantly। जितने भी measures लिए जा रहे हैं इन सब की वजह से literacy rate जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 35% से 55%, which is a big rise। So now let's move ahead। The establishment of 3 distant learning centers ensures the education of women even if they couldn't travel। अब जो ये distant learning वहाँ पे 3 education centers इसके लिए जो create किए गए हैं, इससे क्या हो रहा है, अगर women travel नहीं भी कर पा रही है तो भी ये जो girl child हैं या फिर जो women हैं ये लोग अपनी education continue कर पा रहे हैं। In conclusion, तो अब conclude करते हुए we can say that girls are now getting huge support from their families as well as the government to be educated, and this will help in the growth of the country as when more and more people realize the importance of education। So यहाँ पे कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो गर्ल्स हैं अब उनको ना सिर्फ अपना फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है अब सब एजुकेट हो पा रहे हैं। दे हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और इससे क्या होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को जब है एजुकेशन मिलेगी तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लिटरेसी रेट पे एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्लियर? चलिए अब आपके पास इसमें जो सेकेंड एनालिटिकल पैराग्राफ है वो भी देख लेते हैं। The following table shows details about the internet activities for 6 categories for different age groups। अब ये जो एक टेबल है यहाँ पे आपको, इस टेबल में आपको क्या दिखा रहा है, इंटरनेट एक्टिविटी दिखा रहा है 6 कैटेगरीज के लिए, 6 मतलब अलग अलग एज ग्रुप के लिए। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर द टेबल। तो यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे इंटरनेट एक्टिविटी बता रहा है, जो न्यूज़ है वो जो टीन्स हैं वो 76 देख रहे हैं, 20s में 73 है, 30s में 76, 40s वाले 75, 50s वाले 71, 60s वाले 74 और 70 प्लस 70। ऑनलाइन गेम सबसे ज़्यादा कौन खेल रहा है, टीन्स खेल रहे हैं, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे करते हुए कम हो जा रहा है। डाउनलोड सबसे ज़्यादा कौन कर रहे हैं, यहाँ पे अगेन टीन्स हैं जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड कर रहे हैं, देन इट इज़ 20s में, फिर 30s में, 40s में, धीरे धीरे करते हुए कम हो जा रहा है। प्रोडक्ट रिसर्च, अब प्रोडक्ट रिसर्च जो है सबसे ज़्यादा हो रही है 40s वाले लोग कर रहे हैं, उसके बाद हो रहा है 30s वाले, देन इट इज़ 50s एंड देन अगेन इट इज़ 20s एंड देन इट इज़ 60s, और टीन्स को प्रोडक्ट रिसर्च से कोई मतलब नहीं है। देन टू बाय अ प्रोडक्ट, अगेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो 30s में लोग खरीद रहे हैं, 20s, 30s और 50s और 60s ये ऑलमोस्ट सेम है, टीन्स और 70 प्लस का ऑलमोस्ट सेम है। एंड द लास्ट वन इज सर्चिंग फॉर पीपल, लोगों को जो सर्च करना होता है, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो सर्च करते हो, सबसे ज़्यादा जो कर रहे हैं वो है 20s में।
टीन्स को ज़्यादा मतलब नहीं है, इट्स ओनली 5 एंड देन यू हैव 30s 40s 50s 60s एंड 70s ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन्स। आर वी क्लियर विद दिस? तो अब हमें इसके ऊपर बेस्ड एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। The given table suggests the internet activities of 7 age groups ranging from teens to those in their 70s for 6 different kinds of activities. ये जो टेबल है इसमें 7 एज ग्रुप्स हैं, उनकी इंटरनेट एक्टिविटीज़ बताई गई है फ्रॉम टीन्स टू दोज इन 70s एंड उनको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में उनका बताया कि इंटरनेट यूसेज कितना है। The table shows that the younger generation is more interested in online games and news, while the older generation spends time on the internet to research and buy products. तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो younger generation है उसको ज़्यादा गेम्स में और न्यूज़ में इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन when it comes to buy products और when it comes to research तो it is almost 40s above. It is evident from the table that teens mainly use the internet for games. राइट कि टीन्स जो है इंटरनेट को सबसे ज़्यादा गेम्स के लिए यूज़ करते हैं। न्यूज़ एंड डाउनलोड्स आर इंटरेस्टेड इन सर्चिंग फॉर पीपल और फ्रेंड्स और डूइंग एनी प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, तो ये लोग जो हैं न्यूज़ में और डाउनलोड्स कर रहे हैं एंड आर इंटरेस्टेड लुक मतलब व्हेन यू हैव टू लुक फॉर पीपल एंड ऑल, ये सब में इंटरेस्टेड हैं। जो मिडिल एज ग्रुप है मतलब 20s से 60s वाला जो ग्रुप है इज़ हाईली इंटरेस्टेड इन गेटिंग न्यूज़, उसको न्यूज़ सबसे ज़्यादा न्यूज़ में इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट रिसर्च में इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट है। द परसेंटेज जो है इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 70 to 80%। द इंटरनेट एक्टिविटी विच गेट्स द लीस्ट टाइम इज सर्चिंग फॉर पीपल, सबसे कम टाइम लोग जो हैं लोगों को ढूंढने में निकाल रहे हैं। ऑल द एज ग्रुप स्पेंड लेस देन 30% ऑफ द इंटरनेट टाइम ऑन द सेम, जितने भी एज ग्रुप्स हैं वो 30% से कम टाइम उसमें निकाल रहे हैं। The amount of time spent on downloads decreases with age and gets as low as 6%. तो आप जो चीज़ें डाउनलोड करते हो वो एज के साथ कम होती जा रही है 6% तक, मतलब जो 70s में है वो सिर्फ 6% यूज़ करते हैं। Overall, the table suggests that teenagers are most likely to spend time playing games and doing downloads. इससे आप ये समझ लो कि टीन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है गेम्स खेलने में या डाउनलोड करने में चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, और बाकी के जो साइड है जो ओल्डर पीपल है दे आर इंटरेस्टेड इन रिसर्चिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट्स, वो रिसर्च करके चीज़ें खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। पीपल स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम सर्चिंग फॉर अदर पीपल ऑनलाइन, और ये वाली जो एज ग्रुप है वो लोगों को ऑनलाइन ढूंढते बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन सी विच इज़ लिटरेचर। लिटरेचर में क्या रहेगा? सबसे पहला एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। सो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे प्रोज से, 2 क्वेश्चन आएंगे पोम से। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे 5, जिसमें से आपको 4 करने रहेंगे, ये सब आपके फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे। अगेन देन देयर विल बी 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो तीनों के तीनों आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट से आएंगे। एंड देन लास्ट में लॉन्ग आंसर जो होगा, तो लॉन्ग आंसर 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से एक करना है, ये आएगा आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट, और अगेन सेम सिमिलरली फ्लाइट से आएगा, फर्स्ट फ्लाइट से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो जब उनका काम हो गया तो उन्होंने क्या किया, वो खिड़की पे गए, एक स्टैम्प लिया, अपने लिक से उसको जो है मतलब उन्होंने लिक किया और उसके बाद थंब मार मतलब ये ऐसे फिस्ट मार के उसको चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो अंदर गया मेल बॉक्स में पोस्ट मास्टर ने निकाल लिया। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. तो उसने क्या बोला, जितना पैसा मैंने मांगा था उसमें सिर्फ 70 पैसों मिले हैं मुझे। Send me the rest since I need it very much. मुझे जल्दी से आप बाकी का पैसा भेज दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. सो लैंचर ने क्या बोला कि आप ना मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये सब लोग जो हैं बहुत ही बड़े क्रूक हैं, मतलब डिसऑनेस्ट लोग हैं और उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, डैश द बंच ऑफ क्रूक्स पिक द ऑप्शन दैट डज नॉट कोलेट विथ बंच ऑफ करेक्टली। सो अब यहाँ पे क्या होता है, बंच ऑफ आइलैंड्स, बंच ऑफ कीज तो ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स ठीक है, बंच ऑफ फ्लावर्स ठीक है, आइलैंड्स में नहीं होता, तो ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑप्शन का उधर जगह है, यहाँ पे आ गया है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बंच ऑफ आइलैंड्स नहीं होता। अब नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्स दैट द पोस्ट मास्टर एक्सपेक्टेड इन लेंचोज सेकेंड लेटर।
सबसे ज़्यादा कौन सा रिस्पॉन्स उन्होंने एक्सपेक्ट किया था? उनको लगा सॉरोफुल होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, शॉक होगा, ग्रैटिट्यूड होगा या इलेशन होगा? सो द आंसर हियर इज क्या होना चाहिए था उनके हिसाब से? ग्रैटिट्यूड होगा और इलेशन होगा। उसके अंदर मतलब वो बहुत थैंकफुल होगा और बहुत ज़्यादा खुश होगा, लेकिन था क्या? वो तो डिसअपॉइंटेड था। पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, इनमें से कौन सा होगा? ये या ये वाला? ऑफ कोर्स द आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचोस लेटर इंक्लूडेड। लेंचो के लेटर में क्या था? डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, बिलीफ ऑफ बीइंग लूटेड एंड लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स। तो क्या वो अपनी प्रॉब्लम्स की डिटेल्स दे रहा था, पोस्ट ऑफिस की डिटेल्स दे रहा था, उसको लग रहा था वो लूट जाएगा, या वो अपनी आगे की डिमांड्स के बारे में बता रहा था? तो आंसर क्या था? लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स, उसकी और आगे की जो डिमांड्स थी। नाउ पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। इस कोट से मतलब इसमें सबसे जो एक्सट्रैक्ट है उस पर बेस कौन सा कोट सूट होता है? सो हियर अपार्ट फ्रॉम दिस ओनली इट इज A, which is it is easier to fool people than to convince them that they have been fooled. लोगों को उल्लू बनाना आसान होता है, लेकिन उन्हें ये कन्विंस करना कि सुनो मैंने तुम्हें उल्लू बना लिया, ये आसान नहीं होता है। ओके, अब है हमारा एक्सट्रैक्ट नंबर 2। He hears the voice, last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So यहाँ पे हम आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। What sound does the tiger hear at night? तो उन्हें कौन सा साउंड आता है? Hears the last voice at night, the patrolling cars. So the answer here would be the sound of the patrolling cars. How do his eyes look? उसकी आइज कैसी लग रही है? Brilliant, dull, weak या strong? तो उसकी आइज कैसी लग रही है? एकदम brilliant, जगमगाती हुई। He looks at the dash at night. वो किस तरफ देख रहा है? एनिमल्स की तरफ, विजिटर्स की तरफ, शाइनिंग स्टार्स की तरफ या पोइट? सो वो देख रहे हैं शाइनिंग स्टार्स की तरफ। Which word in the stanza means looks intently? कौन सा वर्ड है स्टैंजा में जिसका मतलब एकदम बहुत गौर से देख रहा है? पेट्रोलिंग, स्टेयर्स, ब्रिलियंट और हियर्स? ऑफ कोर्स स्टेयर करना मतलब ध्यान से देखना। Which are the rhyming words in the stanza? इसमें rhyming words कौन से? Stars, eyes, night, scars, cars, eyes, stars, cars. Obviously the answer is stars, cars. Okay, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट। एक और एक्सट्रैक्ट है, 2 एक्सट्रैक्ट में से एक आपको करना है। The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places of the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one instructable kind of suffering. तो यहाँ पे आपके इसमें जो है, जो बनारस सर्मन वाला है कि बुद्धा ने अपना पहला जो सर्मन था वो कहाँ पे प्रीच किया था? बनारस की सिटी में, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंगेस, एकदम गंगा की रिवर पे। दैट सर्मन हैड बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, उसको जो है एकदम संभाल के रखा गया है और यहाँ दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धाज विजडम, कि बुद्धा की बुद्धिमत्ता के ऊपर बात आती है, एंड अबाउट वन इंस्ट्रक्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और जो लोग कैसे सफ़र करते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब बताया है उसमें। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर इट्स फर्स्ट सर्मन? सबसे पहला था बनारस। देन व्हाट वाज बुद्धाज फर्स्ट सर्मन अबाउट? किस बारे में था वो? इट वाज अबाउट सफरिंग, जो हम पेन सफ़र करते हैं। What did Gautama do after getting enlightenment? जब गौतम को एकदम enlightenment मिल गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? He began to share his knowledge. उन्होंने लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना स्टार्ट किया। What does Buddha's first sermon reflect? बुद्धा का पहला सर्मन क्या बता रहा था? उनकी टीचिंग्स, उनके प्रिंसिपल्स, उनके बिलीव्स या उनका विजडम? तो है आंसर उनका विजडम। What was the Buddha's real name? क्या था उनका रियल नेम? गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, किशोर गौतम या गौतमाइटिस सिद्धार्थ गौतम। ओके, एंड लास्ट एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। If you should go by chance the jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. So यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द पोएट हियर डैश द रीडर्स अगेंस्ट द वाइल्ड बीस्ट फाउंड इन द जंगल। पोएट क्या कर रहा है? डरा रहा है लोगों को, कॉशन दे रहा है कि भैया सतर्क रहना, अपीस कर रहा है या रिब्यूक कर रहा है? सो द आंसर इज वो कॉशियस रहने को बोल रहा है कि आप लोग अपना ध्यान रखें।
So next is, in the context of the given Carolyn's poem, all of these are incorrect barring one. Which one is it? सारे incorrect हैं, एक correct है, कौन सा है बताना है. The style of the poem is satirical, मतलब sarcastic, so ये answer तो right है. The word tawny in the given stanza represents the lion's color. Tawny का मतलब क्या होता है? Orangish brown color. So yes, ये सही है. The word tawny in the given stanza represents the lion's strength. नहीं. तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये बोल रहा है which one is correct. So यहाँ वो बोल रहा है 1 and 3. 1 and 3 जो है यहाँ पे करेक्ट बता रहा है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वाला रॉन्ग है, ये सही है, ये सही है. आंसर पे बोल रहा है 1 and 2. इसको अपन 2 कर देते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. The given stanza from the poem How to Tell Wild Animals can be said to convey one of the given messages. Take your pick. तो ये जो पोम है ये कौन सा मैसेज दे रही है? It's very risky to be in such a close proximity to the wild beasts mentioned in the poem. मतलब wild beasts के बहुत ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए, वो खा लेंगे आपको. We should frequently pay a visit to the jungle. हमें जंगल जाते रहना चाहिए, किसी ना किसी दिन तो कोई खा ही लेगा. We should stay away from the lions, specifically from the Asian lions. हमें lion से दूर रहना चाहिए. एशियन लाइन से तो डेफिनेटली दूर रहना चाहिए. ओनली 2 and 3 आर करेक्ट. मतलब ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मैसेज मिल रहा है. सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज फर्स्ट कि वाइल्ड एनिमल्स के बहुत ज़्यादा पास नहीं रहना चाहिए. Next is the tawny beast in the stanza is referred to the Asian lion who roars. Pick out the odd ones from the following. Monkey chatters, ठीक है. Horse नहीं करता है, yes. Bear growl and crab moo. Crab moo करता है. So obviously this is wrong. Option 4 is wrong. Bear growl करता है लेकिन crab moo नहीं करता. कौन करता है moo? Cow करती है. How is Bengal tiger different from the Asian lion? कैसे different है? क्योंकि बंगाल टाइगर के ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, क्वाइट होता है लेकिन डेंजरस होता है, वेरी यूज इन साइज या ऑल ऑफ दिस. द आंसर इज उसके ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं. नेक्स्ट है, अब आपको 40 to 50 वर्ड्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखने हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए जिसमें से कोई से 4 करने हैं. ठीक है. What ideals does Mandela set out for the future of South Africa in his speech? So नेल्सन मंडेला के बारे में पूछा जा रहा है. The ideals that Mandela set out for the future of South Africa in his speech was to liberate the people of South Africa from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations like the origin of one's race. So मंडेला जो आइडियल सेट करना चाहता था अपने साउथ अफ्रीका के लोगों के फ्यूचर के लिए, जो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था, वो ये था कि साउथ अफ्रीका के लोगों को ना आज़ादी मिलनी चाहिए. आज़ादी किस चीज़ से? जो कंटिन्यूसली वो लोग गरीबी में रह रहे हैं उस चीज़ से आज़ादी मिलनी चाहिए. जिनको हर राइट से डिप्राइव किया जा रहा है, जिन्हें कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, उस चीज़ से उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए. उनके पेन, उनके सफरिंग से मिलनी चाहिए. जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, चाहे वो जेंडर के नाम पे हो रहा है या कास्ट के नाम पे हो रहा है, वो सब बंद कर देना चाहिए. These were his ideals. Next is the young seagull failed to muster up courage to take that plunge. In what way can the reference to the plunge here be both literal and metaphorical? Plunge का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर मतलब प्लंज करना, जंप करना एक तरीके से. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उसने वो छलांग लगाई. यंग सीगल जो था, इट फेल टू मस्टर अप दैट करेज. वो उस करेज को मस्टर नहीं कर पाया, इकट्ठा नहीं कर पाया ताकि वो प्लंज करे, डाइव कर पाए. तो यहाँ पे प्लंज लिटरली और मेटाफोरिकली कैसे आप समझा सकते हो? Here plunge literally means to give in the air. Plunge मतलब एक छलांग मारना एयर में. Metaphorically it refers to the first step taken towards a new prospect. Metaphorically मतलब आप किसी चीज़ के सामने पहला अगर स्टेप उठा रहे हो, अपने लक्ष्य के सामने पहला स्टेप उठा रहे हो, उसको प्लंज करना कहते हैं. So for the seagull, the plunge means both literally and metaphorically. Literally वो जंप कर ही रहा था, metaphorically भी वो अपनी लाइफ में एक नई चीज़ के लिए जंप कर रहा था. It was scared of diving into the air as it feared the deep sea. उसको deep sea से डर था, इसलिए वो वहाँ पे छलांग मार ही नहीं रहा था. How do you know that Anne was close to her grandmother? कैसे आपको पता है कि एन जो थी वो अपनी grandmother से बहुत ज़्यादा close थी? Anne lived with her grandmother for some months when her parents went to Holland. वो अपनी grandmother के साथ कुछ टाइम के लिए रही थी जब उसके parents जो है हॉलैंड चले गए थे. She loved her deeply. वो उनसे बहुत प्यार करती थी. When her grandmother died,
एन फेल्ट सेड, जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई. शी ऑफन थॉट अबाउट हर एंड लिट अ कैंडल फॉर हर ऑन हर ओन बर्थडे. तो वो उनके बारे में बहुत सोचा करती थी और अपने बर्थडे में उनके नाम पे भी एक कैंडल जलाया करती थी. सो वी नो दैट शी वॉज क्लोज टू हर ग्रैंड मदर. इससे समझ में आता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज थी. Without the assistance of the air hostess, the narrator could not have transported Mitchell from Basra to London safely. तो अगर एयर होस्टेस नहीं होती तो वो ये काम कर ही नहीं पाता, तो इसके बारे में हमको समझाना है. The air hostess suggested the narrator that he could keep Mitchell on his knee during the flight so as to comfort him. तो एयर होस्टेस ने बोला था कि आप मिचविल को अपने नीज पे रख लो ताकि वो कंफर्टेबल रहे. Later on when the otter disappeared there was a chaos in the plane. तो जब वो ऑटर जो है अचानक से गुम गया तो प्लेन में एक chaos हो गया, मतलब भगदड़ मच गई. The air hostess assured him that she would find the otter. तब उसने उसे अश्योर किया कि वो उस ऑटर को ढूंढ निकालेगी. The otter then came to him और फाइनली ऑटर खुद ही उसके पास आ गया. Why does वल्ली refuse to look out of the window on her way back? वल्ली ने क्यों मना कर दिया जब रिटर्न जब जा रही थी बस कि मुझे बाहर नहीं देखना? उसका रीज़न क्या था? वल्ली refused to look out of the window on her way back because she saw a young cow lying dead on the roadside where it had been struck by some fast moving व्हीकल. उसने रास्ते में देखा एक काऊ थी, वही काऊ जो उसने ज़्यादा टाइम देखी थी, जो बहुत अच्छे से जो है गैलप कर रही थी, वो जो थी वो मरी हुई थी, वो किसी शायद व्हीकल से टकरा गई थी. इट वॉज द सेम काऊ दैट वॉज रनिंग इन फ्रंट ऑफ देयर बस ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू द टाउन. ये वही काऊ थी जो गैलप कर रही थी, रन कर रही थी उनकी बस के सामने जब वो लोग टाउन की तरफ जा रहे थे. शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस. उसमें वो बहुत ज़्यादा दुख से भर गई थी. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर एंड देयरफॉर शी रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो. जो वो ओल्ड काउ थी, मतलब वो जो काउ जो डेड काउ थी, उसकी जो मेमोरी थी वो अब उसको इतना सता रही थी कि उसने बोला मुझे बाहर देखना ही नहीं है. अब है आपके पास एक और मतलब 3 क्वेश्चन है. ये जो है आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली बुक में से 3 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 2 करने हैं सेम लेंथ 40 to 50 वर्ड्स. The household dogs at the surgery rejected Tricky as an uninteresting object. Why? वहाँ के जितने भी household dogs थे उन्होंने Tricky को बोला ये तो इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको छोड़ दिया. क्यों? At the surgery, the household dog surrounded Tricky. सर्जरी के टाइम पे household dog ने Tricky को सराउंड कर लिया था. He looked at them with dull eyes. उन्होंने उसको बहुत मतलब उसने बाकी लोगों को, ट्रिकी ने बाकी लोगों को बहुत ही बुझी हुई आंखों के साथ देखा. द अदर डॉग्स स्निफ्ड हिम. बाकी के डॉग्स ने उसको उन्हें सूंघा. बट ही डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स. लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. सो दे फाउंड हिम एज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड रिजेक्टेड हिम. तो उसको लगा यार कौन है, पता नहीं, भाव खा रहा है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. डू इंटेंशंस जस्टिफाई एक्शंस. आपने कोई काम किया जो हो गया गलत, लेकिन अगर आपका मन वो नहीं था तो आपका जो इंटेंशन था क्या वो आपके एक्शन को जस्टिफाई करता है? Would you, like Horace Danby, do something wrong if you thought your ends justified the means? जैसे हैरिस था, होरेस था सॉरी, वो क्या करता था, वो चोरी करता था. क्या तुम उसके इस एक्शन को कंसिडर कर सकते हो कि ठीक है उसका इंटेंशन तो सही था? Do you think that there are situations in which it is excusable to act less than honestly? क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है कि कभी कभी जब बहुत आप समस्या में आ जाओ या कहीं कोई ज़रूरत है तो आप सच्चाई छुपा सकते हो या झूठ बोल सकते हो? So the answer is ends do not justify means. मतलब आपका जो एंड आउटपुट आ रहा है वो आपके तरीके को जस्टिफाई नहीं करता. Is a very old and time tested saying. ये एक बहुत ही पुरानी कहावत है. For their own benefit nobody should harm others. अपने बेनिफिट के लिए आप किसी को भी हार्म नहीं कर सकते. But this world doesn't function on idealism. लेकिन ये जो दुनिया है वो आइडियल दुनिया कैसी हो उस पर तो चलेगी नहीं आइडियलिज्म पे. There are many examples of people tricking people for quick gains. बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं सिर्फ क्विकली गेन करने के लिए. These acts should be deplored and dealt with severely. ऐसी एक्शंस जो होते हैं इन्हें बंद करवा देना चाहिए और सीवियरली डील करना चाहिए इनसे. अब इसका जो शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट चेंजेस अकर्ड इन मैम लॉइजल आफ्टर 10 years. मैम लॉइजल जो थी 10 साल बाद क्या चेंजेस आ गए थे उनमें? सो मैम लॉइजल नाउ नोज द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी. अब उनको ज़रूरत में, जब ज़िंदगी में हर छोटी ज़रूरत के लिए आप किसी पे मोहताज होते हो, अब उसको वो ज़िंदगी समझ आ रही थी. शी सेंट हर अवे हर मेड एंड लर्न द ओडियस वर्क ऑफ द किचन. उन्होंने अपनी मेड को हटा दिया और किचन का पूरा काम वो अब करती थी. शी वॉश द डिशेज एंड क्लोथ्स ऑन हर ओन. अब वो अपने हाथों से
झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर रही थी। शी टुक डाउन वेस्ट टू द स्ट्रीट एंड ब्रॉट अप द वाटर स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू ब्रीथ। अब वो क्या करती थी, वो जो है नीचे से जो है पानी लेने जाती थी और उसके बाद जो है हर सीढ़ी में जो लैंडिंग एरिया होता है, मतलब जैसे कि आपकी ये सीढ़ी है, उसके बाद ये सीढ़ी है, इस बीच में जो ये वाला पार्ट होता है इसको लैंडिंग एरिया कहते हैं। तो वो हर लैंडिंग एरिया में जाके खड़ी हो जाती थी ब्रीथ करने के लिए। They changed their lodging and rented some rooms in the attic. उन्होंने अपना लॉजिंग जो घर था वो बेच दिया और वो कुछ एटिक में कोई रूम थे वहाँ पे रहती थी। She seemed old now and became strong and hard woman. पहले वो इतनी ज़्यादा एकदम डेलिकेट सी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, अब वो एक बूढ़ी औरत की तरह दिखाई दे रही थी और जो बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो गई थी। Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red and spoke in a loud voice. उसके जो बाल थे वो एकदम बिखरे हुए थे, उसकी जो स्कर्ट थी वो एकदम ही फटी फटी या एकदम ख़राब हो रही थी, उसके जो हाथ थे वो लाल हो रखे थे एंड उसने बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी वो। ओके क्लियर, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो गए। अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस और बचे हैं लॉन्ग आंसर, तो दोनों में से आपको एक एक करना है। 2 आएंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट से और 2 आएंगे फर्स्ट फ्लाइट से। सो पहला क्वेश्चन है, मटिल्डा रियलाइज दैट वन लिटिल एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस कैन लीड टू टोटल रुइन। एक छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। हाउ वुड यू प्रेफर टू बी गाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ। आपको क्या लगता है, आपको कैसे गाइड किया जाए कि आप किस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ो। मटिल्डा लॉस्ट द नेकलेस दैट शी बोरोड फ्रॉम मदाम फॉरेस्टियर। सो उन्होंने मदाम फॉरेस्टियर से जो भी नेकलेस लिया था वो उसने वापस कर दिया। शी हैड टू बाय अ न्यू नेकलेस फॉर 36,000 फ्रैंक्स विच ruined ऑल हर सेविंग्स। उसने 36,000 फ्रैंक्स में एक और ख़रीदा और उसको जो है उसकी पूरी सेविंग्स ख़त्म हो गई। She had to change her lodgings and do all odd jobs like washing, cleaning and shopping grocery, while her husband had to do extra work of copying after his office time. अब यहाँ पे वो बोलती है कि क्या मुझे मतलब उसको जो है लॉजिंग चेंज करना होता था, उसको दुनिया भर के काम करने होते थे जैसे वॉश करना, क्लीन करना, ग्रोसरी शॉपिंग की, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो डबल शिफ्ट काम कर रहा था एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। Now she realized that one little act of negligence can lead to total ruin. अब उसको समझ में आया कि एक छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। We will prefer to move on in life according to the situation. हम सिचुएशन के हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ेंगे। If we had committed any mistake, we have to pay for it. अगर आपने कोई गलती की है तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। एंड वी शुड पे इट ब्रेवली। और अगर हमने कोई गलती की है तो हमको सीना ठोक के जो है उस बारे में उसको एक्सेप्ट करते हुए उसकी गलती को मान लेना चाहिए। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग एनी हाउस होल्ड जॉब्स और इन अर्निंग एक्स्ट्रा मनी आफ्टर ऑफिस टाइम। कोई गलती नहीं है कि आप जो है घर के काम कर रहे हो या आपका जो हस्बैंड है वो ऑफिस आवर्स के बाद भी काम कर रहा है। इफ़ वी कैन लिव इन अ बिग हाउस वी शुड लर्न टू लिव इन अ स्मॉल वन टू विद द डिमांड ऑफ टाइम। अगर हमें एक बड़े घर में रहना आता है तो हमें एक छोटे घर में भी रहना आना चाहिए, क्योंकि समय किसी का नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। ओके अब इसमें जो आपको और का ऑप्शन है वो क्या है, डिमांडिंग डाउरी इज एन इविल प्रैक्टिस। जो आप दहेज मांगते हो ये एक बहुत ही गलत प्रथा है। डिस्क्राइब हाउ भोली अ डम काउगर्ल फॉट देम अगेंस्ट दिस इविल। तो कैसे आपने भोली ने इस चीज़ के अगेंस्ट में फाइट किया, हमें वो बताना है। भोली वॉज कंसिडर्ड अ डम काउगर्ल। भोली जो थी एक डम सी काउगर्ल थी। शी वॉज सेंट टू स्कूल जस्ट टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द तहसीलदार। वो इसलिए स्कूल जाती थी क्योंकि तहसीलदार ने उसको ऑर्डर दिया था। हर टीचर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ फ्रॉम भोली टू सुलेखा। उसकी जो टीचर थी उसने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया भोली से उसे सुलेखा बनाने में। Now she became a confident, educated girl, but nobody noticed any change in her personality because she was no one for her family. अब वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी और एजुकेटेड लड़की थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि घर में कोई भी उससे बात नहीं करता था। She was like no one for the family. कोई थी ही नहीं वो लोगों के लिए। She got engaged with a 50-year-old lame man for which she agreed silently. उसकी शादी, उसको जो एंगेजमेंट हो गई उसकी 50 साल के बुढ़े से हो गई और उसने अग्री भी कर लिया साइलेंटली। But when he demanded 5,000 rupees as dowry, भोली at once stood up against it. लेकिन जब उसने बोला कि नहीं इसके साथ मुझे 5,000 रुपये जो है दहेज भी चाहिए, तब भोली ने उसके लिए मना कर दिया। She gave her consent for the mismatched marriage, but she did not support dowry. उसने अपनी जो कंसेंट था वो एक और एकदम जो उसमें जोड़ी नहीं समझ में आ रही थी वैसी वाली शादी के लिए हाँ कह दिया, लेकिन डाउरी नहीं दिया उसने।
She called Bishamba a mean, greedy and contemptible coward. She was no more a dumb driven cow. She set an example for the society and became the role model of all the girls. तो उसने बिशंबर को क्या बोला, एक मीन, ग्रीडी और कंपेटिबल कावर्ड बोला और उसने अपने लिए सारी चीज़ें खुद ली और अपना एक मुकाम खुद बनाया. Okay, last two questions. Footprint without feet say. So if you don't help me, My family and I'll go hungry this year. अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे. Lencho had faith in God, but he did not manage to solve the problem by himself. उसे भगवान पे भरोसा था लेकिन वो खुद से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था. Did he lack the courage to resolve his matter by himself? What values did he lack? तो क्या उसके अंदर ये करेज था नहीं कि वो जो है इस मैटर को ख़त्म कर पाए, और वो कौन सी वैल्यूज़ थी जो वो लैक कर रहा था. Lencho was a hard-working farmer. वो एक बहुत ही मेहनती फार्मर था. He was completely dependent upon the crops of his fields. उसका पूरा पैसा, उसका पूरा घर चलता था उसके जो खेत में, जो उसकी फील्ड में जो उसके मतलब वो सामान उगाता था, उसकी जो क्रॉप्स थी उस पर ही डिपेंड करता था. His annual crop was completely destroyed due to heavy rains and hailstorm. उसकी जो साल भर की जो फसल थी वो बहुत बुरी तरह से बारिश हुई, ओले गिरे, उसकी वजह से पूरी खराब हो गई. In the entire village there was no one to help him during the time of financial crisis. पूरे गांव में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसको इस फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे हेल्प कर सके. He had firm belief in God and hence wrote a letter requesting him to send 100 pesos. तो उसको भगवान पे बहुत विश्वास था, तो उसने भगवान को एक लेटर लिखा जिसमें उसने 100 पेसोस मांगे थे, so that he could sow his fields again till the next crop, ताकि वो वापस बीज डाल पाए और वापस जो है क्रॉप को उगा पाए. This act did not prove that he lacked the courage to resolve his problem, but shows that he did not have any option left for himself. इससे ये नहीं होता कि उसके अंदर करेज नहीं था या ब्रेव नहीं था वो, इससे सिर्फ ये समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था. He had a firm belief in God. He was an ox of a man but lacked money to stand again. वो उसको भगवान पे बहुत भरोसा था, वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो वापस खड़ा हो जाए. Okay? A noted author, Richard Bach, wrote, "For most girls, it was not flying that mattered, but eating. For this girl, though, it was not eating that mattered, but flight." Evaluate this statement with respect to the young seagull. Maximum जो girls होती हैं, seagulls होते हैं, उनके लिए उड़ना important नहीं होता, खाना important होता है. लेकिन इस वाले के लिए खाना ज़्यादा important नहीं था, उड़ना ज़्यादा खाना ज़्यादा important नहीं था, उड़ना था. तो हमें इसके बारे में बताना है. The above mentioned statement is a bit contradictory, as the young seagull eventually mustered up his courage and took his first flight in order to snatch the fish from his mother's beak. तो ये जो above statement जो है ना थोड़ा सा contradict कर रहा है खुद को. क्यों? क्योंकि जो young seagull था उसने पूरा अपना courage इकट्ठा किया और उसके बाद अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली. क्यों? क्योंकि उसकी मदर के बीक में जो फिश का टुकड़ा था उसे वो खाना था. Hunger primarily was the encouraging force for him, that him to that, so that just one second, hunger primarily was the encouraging force for him too, that made him take such a valiant move. Hunger जो था वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा फोर्स था, क्योंकि वही उसी की वजह से वो जंप किया था और उसकी वजह से उसने इतना वैलियंट मूव, इतना बहादुरी वाला स्टेप लिया था. Initially he could see the seagull had a great hitch and was determined not to flap his wings. इनिशियली हमें पता है कि वो एकदम बिल्कुल उसने अपने जो विंग्स थे वो फ्लैप नहीं किए. इवन टू दिस सीगल इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट इट वॉज सोलली बिकॉज ऑफ हंगर दैट अपेयर टू बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर एंड नॉट फ्लाइट. यहाँ पे क्या हुआ, एकदम एविडेंट है कि ये जो है एकदम हंगर से ही ड्रिवन था और उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं था. क्या था उसका मोटिवेटिंग फैक्टर? खाना. एंड दैट इज इट. Here we are done with our sample paper 6. I hope you have understood this well. लिटरेचर में आपको पता है, अगर आपने ये 6 सैम्पल पेपर्स अभी तक के कर लिए ना, आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप कवर करते जा रहे हो. अभी भी 4 सैम्पल पेपर्स बचे हैं. ये 10 सैम्पल पेपर्स कर लो, यू विल बी सॉर्टेड फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है. ग्रामर पार्ट हुआ, क्रिएटिव राइटिंग हो गई. अब आप बताओ 10-10 सैम्पल पेपर्स में अगर आप हर एक सैम्पल पेपर में 2 लेटर्स कर रहे हो, 2 भी नहीं 4 लेटर्स कर रहे हो, क्योंकि 2 हर में ऑप्शन है ना, सो यू आर एक्चुअली डूइंग 40 लेटर्स, राइट.
40 लेटर से ज़्यादा आपका कुछ नहीं आ पाएगा. सो यू आर डूइंग रियली ग्रेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून विथ सैम्पल पेपर 7. मुझे ये बताना कितने क्वेश्चंस आपके बने, वो कहाँ बताओगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में. ठीक है. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई विल सी यू सून. बाय.